फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल यानी 2024 आप सभी के लिए और पूरे देश के लिए शानदार, जानदार, जबरदस्त रहे, यही हमारी टीम, हमारा चैनल कामना करता है। और पाठशाला में आपकी अटेंडेंस एकदम फुल रहनी चाहिए और न्यूज के नए विद्यार्थी भी जुड़ते रहने चाहिए, ये भी हम कामना करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नए साल की पहली पाठशाला। बॉस 2024 आ चुका है और आज इसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2023 भी कितना धमाकेदार रहा था उसको जल्दी से याद कर लेना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको 2024 का पूरा हिसाब समझ में आएगा कि 2024 कैसा रहने वाला है। 2023 बड़े चुनावी नतीजों का साल भी रहा। गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मैसिव जीत मिली। नरेंद्र मोदी का नाम, काम, हर जगह जो है वो अपनी छवि छोड़ता, अपनी छाप छोड़ता नजर आया। उधर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की वापसी और जिस कांग्रेस के खत्म हो जाने की चर्चाएं चल रही थी, उसने भी कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में वापसी करके लड़ाई में बने रहने के संकेत दिए। इसी तरह से भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़ी कार्रवाई का साल था 2023। 22 साल वो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से जो नोटों के बंडल मिले थे, नोटों के बंडल छोड़िए, नोटों का पहाड़ कह लीजिए, इन नोटों के पहाड़ को कौन भूल सकता है भाई। जिस दर देखिए उधर 2023 में चर्चा थी कि ये धीरज साहू जैसा 5% भी पैसा आ जाए तो जीवन सफल है। मशीनें फूक गई थी नोट गिनते गिनते। साल नया भले आ गया, लेकिन लोगों के दिमाग में अब भी धीरज साहू के हाथ से मिले नोटों के बंडल ही घूमते हैं। कई लोगों ने तो यह भी मनाया होगा, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोग लेते हैं ना, कि बॉस नए साल में ऐसे कुछ बंडल मिल जाए तो साल जो है वो कमाल का हो जाए। इसी तरह बंगाल से पार्थ चटर्जी के करीबियों के यहां से भी नोटों का अंबार मिला था, वो भी गजब ही था, उसको भी कोई नहीं भूल सकता। इसी तरह 2023 में देश को नई संसद भी मिल गई, जिसको देखकर मतलब दिल खुश हो गया कि क्या ही जबरदस्त संसद बनी है। इस पे भी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन होता रहता है ये सब। महिला आरक्षण बिल यहीं पास हुआ। अमेरिका तक में मोदी मोदी के नारे लगे। हालांकि आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या माहौल था वहां। विपक्ष को लेकिन मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो उनको एक दूसरे का साथ मिला और इंडी गठबंधन बना। लेकिन उस गठबंधन को भी अभी तक एक चेहरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने लायक नहीं मिल पा रहा है। इंडी गठबंधन का सपना तो अधूरा ही है, लेकिन भारत का चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का सपना भी 2023 में ही पूरा हुआ। चंद्रयान ने वो करके दिखाया जो कोई दूसरा देश आज तक नहीं कर पाया था। खेल में सोने पर सोना बरसा, मेडल पर मेडल मिले। नीरज चोपड़ा ने तो इतिहास ही रच दिया। बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों का दुष्चक्र भी टूटा। गदर 2 ने गदर मचाया, जवान, पठान जैसी फिल्मों ने करोड़ों कमाए। यानी मोटे तौर पर कहिए तो 2023 पूरा हैपनिंग साल रहा, झमाझम एकदम। लेकिन अब सवाल है कि 2024 कैसा रहने वाला है। और गारंटी मानकर चलिए कि साल 2024 भी बहुत धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर साल रहने वाला है। यह चुनावी साल भी है। देश में भी बहुत कुछ और ऐसा होने वाला है जिसकी चर्चा सालों तक होगी। ऐसा कुछ होने वाला है जो पिछले 9 साल में नहीं हुआ, और इसकी शुरुआत तो जनवरी से ही होने वाली है, क्योंकि इसी महीने में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। किसी साल की इससे अच्छी क्या ही शुरुआत हो सकती है, क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बनना कुछ ऐसा है जो पल सदियों में आया है। इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, ऐसे कई और बड़े बड़े काम इस साल होने वाले हैं, खास तौर पर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिनकी चर्चा आने वाली कई पीढ़ियां करेंगी। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह साल सबसे ज्यादा पावर पैक्ड रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी की इस साल की प्लानिंग में वो बड़े बड़े आयोजन हैं जिन पर पिछले 9 साल में बेस बनाने का काम हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी गियर शिफ्ट करने वाले हैं 2024 में। 9 साल वैसे तो किसी देश में बहुत बड़े बदलाव के लिए कुछ भी नहीं होते,
लेकिन इन 9 साल में जो बेस बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसको अगर आप देखेंगे, भाई राम मंदिर का मुद्दा डन हो गया। सालों साल से लटका था, नरेंद्र मोदी ने करके खत्म कर दिया। 500 साल से यह मुद्दा लटका हुआ था एक तरह से हिंदुओं के दिल में, डन, खत्म। धारा 370 का मुद्दा आजादी के बाद से चला आ रहा था, डन, खत्म। लोग कहते रहे कि 370 कभी हटेगा, हट भी गया और हमेशा के लिए हट गया। सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर हो गया। 3 तलाक का मुद्दा दशकों से चला आ रहा था, लोग हंगामा करते रह गए, नरेंद्र मोदी ने किया और खत्म कर दिया। देश को नई संसद दशकों से मांग हो रही थी, वो भी डन हो गया। महिला आरक्षण बिल, इसको लेकर भी दशकों से मांग हो रही थी, यह भी नरेंद्र मोदी ने किया और खत्म कर दिया। यह तो 9 साल की बात, लेकिन यह नया साल अलग है। यह इलेक्शन ईयर है और इसमें नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का चुनाव होने वाला है। इसलिए यह साल बहुत बड़ा रहने वाला है और नरेंद्र मोदी का टारगेट भी बड़ा है। नरेंद्र मोदी का टारगेट क्या है वो भी सुनिए। लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर हासिल करना और 2019 से भी ज्यादा सीटें जीतना, यह नरेंद्र मोदी ने टारगेट सेट किया है। सीटें जीतना ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50% का वोट शेयर यह कोई आसान बात नहीं है। 2019 में बीजेपी को करीब 37.4% वोट मिला था और इस हिसाब से 50% का टारगेट बहुत बड़ा है। 12-13% का उछाल यूं ही नहीं आता वोट प्रतिशत में। भारत में अब तक किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर नहीं मिला है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस को 48.1% वोट मिला था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और उनमें 224 सीटों पर उसको 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी अगर आप हिसाब देखिए तो इस 50% के टारगेट तक पहुंचने के लिए ऐसी करीब 76-80 सीटें हैं, अगर 303 भी मान के चलिए, तो जहां पर नरेंद्र मोदी ने यह टारगेट दिया है कि 75-80 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाना है। तो एक बार में सुनने में बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन उतना चुनौतीपूर्ण है भी नहीं, क्योंकि अगर आप 225 सीट के आसपास ऑलरेडी 50% से ज्यादा वोट पा रहे हैं, तो बाकी पे भी क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए कोई काम नामुमकिन दिखा नहीं है अभी तक। आप देखिए कि 9 साल में नरेंद्र मोदी के नाम की चमक कैसे लगातार बढ़ी है। 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार आई थी तो देश में बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी स्थिति में है कि देश में बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री। 2014 में बीजेपी और सहयोगियों की 7 राज्यों में सरकार थी। आज बीजेपी और सहयोगियों की 17 राज्यों में सरकार है बॉस। मतलब नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का जो फुटमैप है वो लगातार बढ़ा है। और यह भी बहुत बड़ी बात है कि जिन राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है वहां पर कमबैक करती है। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की लहर में बह जाए और वापसी न कर पाए सत्ता में। और इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस सरकारों को रिपीट नहीं कर पाती। 1991 से लेकर अगर अभी तक का आप हिसाब देखेंगे, सरकार रिपीट करने का हिसाब क्या है? सरकार रिपीट, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अगर 1991 से देखिएगा, 1991 से बीजेपी, इसकी 39 सरकारें रही और उनमें से रिपीट कितना कर पाए ये लोग? जहां पर ये सत्ता में थे, मतलब दोबारा फिर से रिपीट करके सत्ता में आ गए, यानी 22 बार इन्होंने सत्ता में वापसी की एंटी इनकम्बेंसी की लहर को धत्ता बताते हुए। और अगर आप इसको लेकर चलिएगा तो करीब करीब ये जो परसेंट है ये 56% का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर पब्लिक को काम पसंद आता होगा तो दोबारा मौका देती है। कांग्रेस का हिसाब क्या है? अगर आप देखिएगा 1991 से कांग्रेस जो है उसकी 40 सरकारें रही है 1991 से, और उसका रिपीट का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है कि भाई एक बार सत्ता में आ गए तो दोबारा पब्लिक मौका देगी? मात्र 7 बार। यानी परसेंट देखिएगा तो 18%। यानी बीजेपी एक बार सत्ता में आती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है, पब्लिक को पकड़ लेती है, उसके दिलों में जगह बना लेती है। कांग्रेस 18% बार सिर्फ सरकार रिपीट कर पाती है, बीजेपी 56% बार। तो ये अपने आप में बड़ी बात है।
और अगर पिछले 9 साल का आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी ने कहां कहां सरकार रिपीट की है। ये तो 1991 से बताया आपको। अब अगर आपको 9 साल का दिखाऊं, ये 9 साल में क्या हिसाब रहा है, बीजेपी ने कहां कहां रिपीट किया। आप देखिए, गुजरात, इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मैसिव जीत, कभी वैसी जीत नहीं मिली। इसके अलावा यूपी, इसके अलावा आप देखिए हरियाणा, इसके अलावा आप देखिए असम, यहां भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। उत्तराखंड, यूके, माफ कीजिएगा, यूके, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, यहां बीजेपी पिछले 9 साल में सत्ता में वापस आ गई। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य दिखते हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार गंवाई, और वो भी हिमाचल में बहुत कम मार्जिन से। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस को देखें तो कोई ऐसा राज्य नहीं दिखता जहां पर कांग्रेस की सरकार रही हो और उन्होंने सरकार रिपीट की। भाई वो पंजाब में सत्ता में थे, आउट हो गए। छत्तीसगढ़ में सत्ता में थे, आउट हो गए। राजस्थान, बाहर। ये कांग्रेस का हिसाब रहा है। मतलब एक बार पब्लिक मौका भी देती है कि चलो इनको ट्राई कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी पब्लिक को मौका नहीं देती कि चलिए आप हमको दोबारा ट्राई कीजिए। इस हिसाब से भी नरेंद्र मोदी के लिए 2024 बहुत आसान दिख तो रहा है, और नरेंद्र मोदी ने 2024 का जो टारगेट रखा है उसे पूरा करना नामुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि राम मंदिर को लेकर पूरे देश में माहौल बन चुका है। गजब का माहौल है राम मंदिर को लेकर। सीएए का मुद्दा भी धीरे धीरे फिर जोर पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग बना है और उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। मोदी की गारंटी का स्लोगन बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है। लोगों को यह यकीन होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को कोई मुद्दा भी नहीं मिल रहा। मोदी के खिलाफ विपक्ष जो मुद्दे उठाता है वो चलते भी नहीं है क्योंकि उनमें से 90% तो जो है वो फेक नैरेटिव होता है। जैसे आप देखिए कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, ओबीसी राजनीति की, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इसी तरह से राहुल गांधी ने यह कहकर पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कि देश में बहुत नफरत है बॉस, उन्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा करना पड़ गया। यानी राहुल गांधी जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे वो भी फेल हो गया और तभी उनकी यात्रा का नाम बदला गया। नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर देते, क्यों नहीं किए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत दरअसल वो लाभार्थी है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यानी नरेंद्र मोदी का खुद का काम, जो वो कहते हैं ना कि भाई हम लास्ट आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं काम को, तो नरेंद्र मोदी को इसी में विश्वास है कि भाई मैं काम कर रहा हूं तो पब्लिक क्यों मुझे नहीं वोट करेगी। भाई बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जिसके तहत गांव-गांव में लोगों तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में यह यात्रा एक ट्रक पर निकल रही है जिसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा जा रहा है। इस गाड़ी पर नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी योजनाओं की जानकारी है। यह गाड़ी जहां जहां जा रही है वहां सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस अभियान के तहत नए गैस कनेक्शन दिए गए हैं, नए आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। बीजेपी इस यात्रा के जरिए ब्रांड मोदी को और मजबूत कर रही है। भाई पॉलिटिक्स ना है, आप ऐसे थोड़ी कि हमने कर दिया और भूल गए। भाई करिए भी और लोगों के बीच जाकर जिनको नहीं हुआ है उनको देखिए कि क्यों नहीं हुआ, और जिनको मिल गया है उनसे पूछिए कि ठीक है ना। तो इससे दिमाग में आदमी याद भी रहता है कि हाँ हमने काम किया है, इसने काम किया है। नहीं, वो कहते हैं कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। तो भैया साइट में बने रहिए। आयुष्मान भारत और बाकी सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए इनका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल 26 दिसंबर से ही यूपी के शहरी इलाकों में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम चल रही है। सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर, डीएम ऑफिस, सीएमओ ऑफिस में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप्स लग रहे हैं। आयुष्मान योजना के जरिए गरीब परिवार को 5 लाख तक का मेडिकल कवर मिलता है। यूपी में 10 जनवरी तक यह अभियान चलेगा और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या और बढ़ेगी। इससे पहले ग्रामीण इलाकों में ऐसा ही अभियान चलाया जा चुका है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाले मेडिकल कवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे राजस्थान में बीजेपी सरकार आयुष्मान भारत के तहत 25 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6,000 की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने किसानों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। एक तरफ तो गरीबों के लिए इस तरह से काम हो रहा है, दूसरी तरफ वो वादे भी पूरे हो रहे हैं जो बीजेपी के वैचारिक एजेंडे में रहे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का था।
राम मंदिर का उत्सव जिस तरह से मनाने की तैयारी है, उससे संदेश चुनावों में जनता के लिए भी है कि बीजेपी ने भव्य मंदिर का जो वादा किया था, बॉस देखो पूरा हो रहा है। भाई बीजेपी को वोट देने वाले भी पूछते थे कि सब ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर, मंदिरवा कब बनेगा बॉस, ऐसे पूछते थे। अब जो देख रहा है वो कह रहा है कि हाँ यार, मोदी की गारंटी में बात तो है। बीजेपी इतने साल सत्ता में रही, लेकिन करके भाई नरेंद्र मोदी ने दिया है, और दिया है तो देखिए क्या भव्य दिया है। राम मंदिर का उत्सव भी इस तरह से मनाने की तैयारी है कि इससे देश का घर घर जुड़ जाए। ऐसा ना लगे कि कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या में हो रहा है। अब हर कोई तो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए कैसे सबको जोड़ा जा रहा है उसे भी आपको बताता हूं। अयोध्या से अक्षत यानी पीले रंग के चावल को घर घर पहुंचाया जा रहा है। मतलब आप घर पर भी हैं तो आपको यह फील आना चाहिए कि आप इस कार्यक्रम से कनेक्टेड। अक्षत घर घर भेजने का मतलब है शुभ कार्य की सूचना देना और निमंत्रण देना। अयोध्या से अक्षत पहुंचाने का मतलब है कि सभी को प्रतीकात्मक निमंत्रण देना। नवंबर में राम मंदिर ट्रस्ट ने 100 क्विंटल चावल मंगवाए थे, जिन्हें 1 क्विंटल हल्दी और देसी घी के साथ रंगा गया, और फिर इन पीले चावलों को राम दरबार में पूजा के दौरान रखा गया, और फिर इन्हें देश भर में बांटने के लिए भेजा गया। पीले चावल को बांटने के लिए हर राज्य से संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को अयोध्या बुलाया गया था। हर प्रतिनिधि को 5 किलो पीले चावल दिए गए। इन पीले चावल को अपने अपने इलाके के मंदिर में पूजा के लिए भी भेजा गया। फिर इन्हें जिले के प्रतिनिधियों को दिया गया, जहां से ये ब्लॉक, तहसील और गांव में भेजे जा रहे हैं। 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांव में अयोध्या से पूजित अक्षत यानी पूजा किया गया चावल पहुंचाया जाएगा। 22 जनवरी को पूरा देश राममय करने के लिए 5 लाख गांवों और बस्तियों से एक एक मंदिर को भी शामिल किया गया है। 5 लाख मंदिरों में आरती की तैयारी, अपने अपने गांव में भजन कीर्तन की व्यवस्था की जा रही है। मेरी बस्ती मेरा इलाका मेरी अयोध्या के नाम से घर घर गांव गांव में कार्यक्रम हो। लोगों को स्थानीय मंदिरों में और अपने अपने इलाकों में 22 जनवरी वाले दिन उत्सव मनाने के लिए कहा गया है। गांवों कस्बों में टेलीविजन स्क्रीन लगाया जाएगा। नहीं पहले बैठ के देखते थे जब रामायण आती थी, अब पूरा गांव बैठ के देखेगा बॉस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उत्सव यह होने वाला है। यह ऐसा उत्सव होगा जैसा उत्सव शायद ही इस देश ने कभी देखा हो आजादी के बाद। यानी कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या का न रहे, यह पूरे देश का उत्सव बने, पूरे देश को इससे जोड़ा जाए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। एक खास बात और यह है कि राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भी जो सामान आया है वो भारत के कोने कोने से लाया गया है। यानी राम मंदिर से लोगों को जोड़ा जा रहा है और लोगों से राम मंदिर को भी जोड़ा जा रहा है। जैसे उत्तर भारत में केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिट्टी आई थी, यूपी के एटा में 2100 किलो का घंटा बन रहा है। मंदिर की नींव में मिर्जापुर का पिंक स्टोन लगा है। बिहार से राम मंदिर के मार्ग का राम स्तंभ बन रहा है। झारखंड से मंदिर के लिए मिट्टी आई है। छत्तीसगढ़ से चावल भेजे गए हैं, इसी चावल से श्री राम का भोग लगेगा। राजस्थान के भरतपुर के पत्थरों से मंदिर बन रहा है। राजस्थान के जोधपुर से घी आया है। पूर्वी भारत में असम से चाय और मसाले भेजे गए। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र की लकड़ियों से खिड़की दरवाजे बने हैं। गुजरात से धातु का सामान आया है। गुजरात से ही मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ आया है। दक्षिण भारत में कर्नाटक का ग्रेनाइट मंदिर की नींव में लगा है। केरल के कारीगर स्तंभों की नक्काशी कर रहे हैं। मंदिर के दरवाजे हैदराबाद में बन रहे हैं। रामेश्वरम से 600 किलो की घंटी भेजी गई है। तो बॉस जो कहा जाता है कि ये देश राम का है और राम इस देश के हैं, वो दिख रहा है राम मंदिर में। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का विजन। लोग कोसने को कोस सकते हैं, जिनको सिर्फ आलोचना करनी है कर सकते हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी का। भाई बीजेपी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, वो छोड़ थोड़ी देंगे। लेकिन उन्होंने देश को जोड़ा है भाई। सबको लगना चाहिए कि ये उनका राम मंदिर है और ये दिख रहा है इस राम मंदिर में। राम मंदिर, अनुच्छेद 370, बीजेपी अपने कोर मुद्दों को निपटा रही है और ऐसे ही एक मुद्दा सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का है, जिसे लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह भी अपना एजेंडा क्लियर कर चुके हैं। और माना जा रहा है कि 2024 में सीए का मुद्दा जोर पकड़ेगा और सरकार सीए पर बड़ा फैसला लेगी। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में अमित शाह ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए यह कह चुके हैं कि सीए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। इसे लागू करना बीजेपी की प्रतिबद्धता है। एक बार सुनिए सीए पर अमित शाह ने और क्या कहा था।
हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करें कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी, आप चिंता मत करें। घुसपैठियों और अवैध शरणार्थियों की वजह से पश्चिम बंगाल में सीए कानून एक बड़ा मुद्दा है। टीएमसी लगातार इस मुद्दे का जबरदस्त विरोध कर रही है, इसलिए बीजेपी भी पश्चिम बंगाल से ही यह मुद्दा उठा रही है। बंगाल में बीजेपी का टारगेट 42 में से 35 सीटें जीतने का है। 2019 लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब सीए की जिस तरह से फिर से बातें होने लगी हैं, उससे चुनाव से पहले यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ऐसा साफ लग रहा है। पिछले 9 साल में अर्थव्यवस्था पर जो काम हुआ, आपको वो भी देखना चाहिए, क्योंकि इस बार अब यह माना जा रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की अगर बड़े मैंडेट से वापसी हुई तो अर्थव्यवस्था की जो अभी गति है दुनिया में, भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, उस रॉकेट का भी गियर चेंज होगा, उसको और गति मिलेगी। जैसे अगर आप 2014 में देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी? 10वें नंबर पर थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। और अगर आप इस ग्रोथ का चार्ट देखेंगे, यहां दिखाइए जरा दर्शकों को, यह चार्ट अपने आप में इतना शानदार है, इसको आपको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत को कहां पहुंचाया है नरेंद्र मोदी ने। जरा इस चार्ट को यहां पर डालिए, यह तस्वीर देखिए। अब जरा इसमें अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या ही कमाल करके दिखाया है। जरा इसको जूम करके दिखाइए। यह है 2014 में अर्थव्यवस्थाएं और यह है 2024 में भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था। इसको फुल फ्रेम में इसको लीजिए। अब आप देखिए नंबर 1 पर 2014 में कौन था? अमेरिका। अभी नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे कौन था? चीन। अभी कौन है? चीन। नंबर 3 पे कौन था? जापान। अभी कौन है? जापान नंबर 3। नंबर 4 पे कौन था? जर्मनी। अभी कौन है? जर्मनी। नंबर 5 पे कौन था? ब्रिटेन। अभी कौन है? अपना भारत आ गया। मतलब आप देखिए, पिछले 10 साल में ना तो ऊपर 4 में कोई चेंज हुआ है, ना नीचे के अगर आप देखेंगे ये 4, इनमें कोई चेंज हुआ है। यहां सिर्फ रूस बाहर हो गया है क्योंकि युद्ध लड़ रहा था, और भारत जो 10वें नंबर पर था वो उछल के सीधा 5वें नंबर पर आया। नहीं तो ब्रिटेन नीचे चला गया, फ्रांस, इटली और कनाडा की एंट्री हो गई, रूस की जगह ब्राजील की एंट्री हो गई। एक लौता देश जो सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, छलांग मार मार के आगे बढ़ रहा है, वो आप देखिए, ऊपर के 4 वहीं, नीचे के 4 वहीं, सिर्फ भारत कूद के सीधा 5वें नंबर पर आ गया 10वें नंबर से। बॉस, ये आप सोचते हैं कितनी बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्थाएं हिल नहीं पा रही हैं, हिल नहीं पा रही हैं, और भारत कूद कूद के छलांग लगा के ऊपर पहुंचा है। बॉस, ये नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में किया। अब उनको फिर मैंडेट मिला तो सोचिए क्या ही होगा। अगर आप जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे तो सिर्फ 2 साल ऐसे थे जहां जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से अच्छे नहीं थे, जो कोरोना का संकट काल आया। बाकी अच्छी जीडीपी ग्रोथ रही। वो 2 साल में एक तो नोटबंदी और जीएसटी का असर था क्योंकि वहां रिफॉर्म्स हो रहे थे, और 1 साल कोविड की वजह से ग्रोथ नेगेटिव में रही। बाकी अगर आप 2011 से तुलना करके देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ 2011-12 में 5%, 2012-13 में ये 5%, 2013-14 में 6% गई, 2014-15 में 7%, 15-16 में 8%, 16-17 में 8%, 2017-18 में ये 7% थी, 2018-19 में ये 6% हुई। फिर नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये 2019-20 में घटकर 6% आई थी 18-19 में, और फिर 19-20 में घटकर 4% आई। कोरोना के संकट काल में घटकर -7% हुई क्योंकि दुनिया तबाह हो गई थी। और वहां से आप रिकवरी देखिए कि 21-22 में 9% और 22-23 में 7%। मतलब नरेंद्र मोदी ने गजब 5th गियर में इकोनॉमी को दौड़ा रखा है। आप ये भी देखिए कि कोविड के 2 साल और फिर लगातार 2.2% से गिरकर 4.5% हो जाएगी। वहीं 2024 में भारत की जीडीपी 6% से ऊपर रहेगी।
दूसरी कई बड़ी एजेंसियां और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह साल 2024 का साल भारत की जीडीपी को 7% से ऊपर रखेगा। इस तरह से भारत जो है वो तेजी से भागने वाला है। इसी तरह से आप विदेश नीति को देख लीजिए। G20 जैसे सफल आयोजन और 2023 में भारत ने जो किया था वो भी तब जब दुनिया में इतने टकराव चल रहे थे। दुनिया दो खेमों में एक तरह से बटी हुई थी। यह तुम बताओ, तुम यूक्रेन के साथ हो कि रूस के साथ हो, तुम फिलिस्तीन के साथ हो, इजराइल के साथ हो। लेकिन पीएम मोदी की विदेश नीति ऐसी रही है कि रूस हो या अमेरिका, दोनों हमारे साथ खड़े। जो चैलेंजेस आए उन्हें भारत ने अच्छे तरीके से टैकल किया। चाहे यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल युद्ध हो, भयंकर टकराव के बीच भी पीएम मोदी ने ऐसा बैलेंस बनाया कि भारत के हित प्रभावित ना हो। लेकिन जहां धमक दिखाने की बात आई तो वहां धमक भी दिखाई। जैसे कनाडा को क्लियर दिखा दिया कि खालिस्तानी आतंकी बर्दाश्त नहीं होंगे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के मामले में अमेरिका से टकराव जैसी स्थितियां बनी थी, लेकिन बाद में अमेरिका भी चुप हो गया क्योंकि उसे पता है कि भारत को नाराज इस वक्त करना ठीक नहीं है। लेकिन 2024 में ग्लोबल हालात क्या, यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि कहां कौन सा नेता इलेक्शन जीतता है। 2024 का साल इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी साल कहा जा रहा है क्योंकि इस साल दुनिया भर में 40 से ज्यादा चुनाव होने वाले हैं। अगर आप देखिएगा कि किस तरह से यह चुनावी साल रहने वाला है 2024 और कहां कहां मेजर चुनाव होंगे। 2024 में चुनाव देखिए कहां कहां होगा। 40 चुनाव दुनिया भर में। जैसे अगर आप देखिएगा जनवरी में आप देखिए बांग्लादेश में चुनाव होना है जो कि अपना पड़ोसी देश है। इसके बाद आप देखिए फरवरी में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां चुनाव होना है। मार्च में आप देखिए, मार्च में रूस में चुनाव होगा जहां पर इस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई। फिर आप देखिए अप्रैल और मई, ये दो जब महीने आएंगे तो सबसे बड़ी बात कि भारत में चुनाव होगा। इसी साल यूके में ऋषि सुनक का फिर से चुनाव आ जाएगा। फिर आप देखिए नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति यूएस में चुनाव होना है। और ये तो मेजर चुनाव बता रहा हूं। इसके अलावा दुनिया भर में 40 जगहों पर चुनाव होने हैं। और अमेरिका में बाइडेन जीतेंगे या ट्रंप की वापसी होगी, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। 2024 इलेक्शन और ग्लोबल ऑर्डर के लिहाज से बहुत हैपनिंग साल रहने वाला है। और ग्लोबल ऑर्डर किधर भी जाए, नरेंद्र मोदी जिन्हें दुनिया का बॉस कहा जा रहा है आज की डेट में, लोग बॉस बुला ना रहे हैं, भारत बॉस बना रहेगा, इसको लेकर कोई शक नहीं। पीएम मोदी की विदेश नीति की धमक तो कतर के मामले में भी दिख गई, जहां 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय की कोशिशों से भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा को कम करा लिया गया और उन्हें बचा लिया गया। उनकी सजा कम करवा ली गई है। कतर में जब भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो यहां कुछ लोगों ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे, लेकिन इन सभी को अब जवाब मिल गया। भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि वो भारतीयों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कतर की अदालत में अर्जी दी गई, वहां पर लीगल तरीके से केस लड़ा गया, डिप्लोमेसी हुई और उसका असर यह है कि भारतीयों को फांसी से बचा लिया गया। यह तो बात दुनिया की है, लेकिन इसके साथ नए साल में भारत में भी कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जो सबको हैरान कर देगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की मुहिम ना 9 साल में रुकी है और ना नए साल में रुकने वाली है। नरेंद्र मोदी की सरकार में ही इनकम टैक्स ने साल 2023 के अंत में अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी की। इनकम टैक्स को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। काला धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जंग 2024 में भी जारी रहेगी। अगर 2024 में भ्रष्टाचार के बड़े केसेस देखें तो सबसे पहले तो दिल्ली का शराब घोटाला मामला है, जिसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नए साल में ईडी का समन जो है उसका सामना करना होगा। और ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा हुआ है। 3 जनवरी को उनको पेश होने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी तो यह पहले ही मानकर बैठी है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल की टीम दिल्ली में रेफरेंडम करवा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें। ऐसा लग रहा है कि ईडी से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। तो नए साल में अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश हुए तो उनकी गिरफ्तारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी नए साल में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो सकता है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लोकसभा चुनाव तक ईडी के समन को टालते रहें। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा दिनों तक करना अरविंद केजरीवाल के लिए संभव नहीं है,
क्योंकि बार बार ऐसा करने पर ईडी कोर्ट से वारंट लेकर अरविंद केजरीवाल के सीधे शीश महल जाकर पूछताछ कर सकती है या अरविंद केजरीवाल को जांच में सहयोग न करने के नाम पर गिरफ्तार कर सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल नए साल में गिरफ्तार हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने इंडी गठबंधन के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी समन किया है। तो 2024 में इनके लिए भी अच्छा साल नहीं है। एक समन को इग्नोर करने के बाद ईडी ने तेजस्वी यादव को दूसरा समन भेजा। उन्हें 5 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए। ईडी ने 27 दिसंबर को लालू यादव को भी पेश होने के लिए कहा था, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर लालू यादव भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नए साल में इन दोनों नेताओं को ईडी के सामने पेश होना है, यानी 2024 इंडी गठबंधन पर भारी पड़ता दिख रहा है। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के नियमों को ताक पर रखकर लोगों को नौकरियां बांटी। लालू यादव पर यह भी आरोप है कि उन्होंने नौकरियां देने के एवज में बेशकीमती जमीनें ले ली थी। इसी तरह नए साल में इंडी गठबंधन में शामिल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जमीन घोटाले में ईडी हेमंत सोरेन को कई बार समन भेज चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन हर बार ईडी के समन को इग्नोर कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती दी है। उनका दावा है कि राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के विकल्प पर विचार कर सकती है। यानी कई बड़ी गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं 2024 में, यानी धमाकेदार साल रहेगा। और पाठशाला में अब श्री कृष्ण की द्वारका बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिर उस घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए एसी लगाओ, हीटर लगाओ, गीजर लगाओ और फिर महीने का भारी भरकम बिजली बिल चुकाओ। लेकिन आज ऐसे घर के बारे में बताऊंगा जिसमें एसी और हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मिट्टी से तैयार घर है। यस बॉस, मिट्टी से तैयार घर जो सालों साल चलते हैं। अब तक आपने यही सुना होगा कि मिट्टी के मकान बहुत कच्चे होते हैं और इनमें सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। इसके अलावा मिट्टी के मकान मौसम की मार नहीं झेल पाते और ये बारिश तूफान के मौसम में तिनके की तरह बिखर जाते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में आज भी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मिट्टी के मकानों में रहती है। लेकिन आज मैं आपको जिस मिट्टी के मकान के बारे में बता रहा हूं वो पिछले 27 साल से पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इन 27 सालों में बारिश, आंधी, तूफान, किसी भी मौसम का इस मकान पर कोई असर ही नहीं हुआ। यह फरीदाबाद के नजदीक एक जंगल में तैयार किया गया मड हाउस है, जो वन भोज और कच्ची कोठी के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें कच्चा कुछ भी नहीं है। इस मिट्टी के बने इस मजबूत मकान को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मकान की मजबूती के अलावा दूसरी खासियतें भी हैं, जैसे इसमें गर्मी और सर्दी का एहसास नहीं होता। 40-45 डिग्री वाली भीषण गर्मी हो या 1-2 डिग्री वाली कड़ाके की ठंड, गर्मी में एसी की जरूरत नहीं, ठंड में हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी से बने होने के कारण इसमें तापमान मेंटेन रहता है और बाहर के मौसम का असर घर के अंदर बहुत कम हो जाता है। यानी ये मकान मजबूती के साथ साथ मौसम की मार से भी बचाता है। और इसकी लागत बताऊंगा तो आप और हैरान रह जाएंगे। जबकि सीमेंट और कंक्रीट से बने मकानों की लागत बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा 10-15 सालों में सीमेंट और कंक्रीट से बने मकानों में रिपेयर का काम शुरू हो जाता है। इधर सीलन उधर सीलन, कहीं प्लास्टर उखड़ने लगता है। लेकिन यह मकान पिछले 27 सालों से ऐसे ही टिका हुआ है बॉस, और बना है मिट्टी से। फरीदाबाद के नजदीक सूरजकुंड के जंगलों के बीच इस मकान को करीब 27 साल पहले 1996 में देश की प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जोड़ी रेवती और वसंत कामत ने बनाया था। 2000 स्क्वायर फीट में फैले इस इको फ्रेंडली मकान को बनाने में मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया। ये जो सारी निर्माण सामग्री थी, इसमें से लगभग 80% सामग्री में लोकल चीजों का इस्तेमाल हुआ। इसमें बदरपुर रेत, स्थानीय पत्थर जैसी सामग्री आसपास से ली गई। इस मकान की दीवार में बड़ी बड़ी मिट्टी की ईंटें लगाई गई हैं। ये ईंटें आम ईंटों की तरह नहीं हैं जो आग में पकाकर तैयार होती हैं। मिट्टी और दूसरी चीजों से बनी ईंटों को 30 दिन तक धूप में सुखाकर तैयार किया गया है। इसके अलावा मकान की दीवारों पर प्लास्टर को मिट्टी, गोबर, भूसा और चूने को मिलाकर तैयार किया गया है। जिस तरह पुराने जमाने में ज्यादातर घर मिट्टी से बनते थे, उसमें फर्श और दीवारों को गीली मिट्टी और गोबर से लीपा जाता था, उसी तरह इस मकान का प्लास्टर किया गया है। लेकिन इसमें मजबूती ज्यादा है। मजबूती के अलावा मकान मौसम की मार को भी झेल सकता है। मिट्टी और सस्टेनेबल मटेरियल्स के कारण इसमें गर्मियों में पंखे, एसी और सर्दी में हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती।
इस घर में गर्मियों में बाहर के तापमान से 10-12 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहता है। मतलब अगर बाहर आपको लगेगा कि 45 डिग्री है और इस मिट्टी के घर में घुसिएगा तो आपको लगेगा कि 30-32 डिग्री टेम्परेचर है। इस मकान को बनाने में मात्र 350 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्च आया है। अभी आप नोएडा में घर खरीदने चले जाइए, 12,000 रुपए स्क्वायर फीट में लोग घर बेच रहे हैं और इसका खर्च है 350 रुपए पर स्क्वायर फीट, जबकि इस जमाने में सीमेंट का घर बनाने में करीब 800 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता था। आज ये खर्च 1500-2000 रुपए और उसके बाद बेचते हैं तब तो और बढ़ जाता है। ज्यादा गर्मी होने पर इस घर की छत पर हरी घास की परत बिछा दी जाती है जो घर को ठंडा रखती है। हमारे संवाददाता मोहित ओम ने इस घर मकान की देखभाल कर रही प्रेरणा प्रसाद से बातचीत की है। सुनिए वो क्या बता रही हैं इस घर के बारे में। सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हैं तो ऑलमोस्ट 10 डिग्री का टेम्परेचर आपको फील होता है। सो गर्मी के दिनों में 10 डिग्री ठंडा होता है और सर्दियों के दिनों में और वार्म एंड कोजी होता है। हमारे यहाँ कोई भी एसी या फैन लगा हुआ नहीं है। कूलिंग के लिए वी हैव अ एग्जॉस्ट फैन जो बाहर से फ्रेश एयर अंदर पुल करती है और विंटर्स में वार्मथ के लिए वी हैव अ इंडोर फायर प्लेस। सो ये सबसे बड़ी यूएसपी है कि दिल्ली जैसे शहर में जो कि एसी के बिना आप रह नहीं सकते गर्मियों में, वहाँ पर ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप सोच रहे बॉस, आदमी ये सोच नहीं सकता कि बिना एसी के कैसे रहेंगे दिल्ली एनसीआर में। यहां घर में पंखा भी नहीं है, ये हालत है। इसलिए कहता हूं कि कभी कभी अपनी मिट्टी से जुड़ना सीखिए। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन वो लोग जो है ना वो मानते नहीं।